Dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes, and today we understand about the business. In business we understand about the first chapter, that name is nature and purpose of business, and it is our fourth part of first chapter. And today's topic is social objectives and human or individual objective. तो आज का हमारा टॉपिक जो है सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है. तो हम पहले बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड कुछ टॉपिक्स हैं इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के. तो सोशल ऑब्जेक्टिव पहला था सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग डिमांड होती है, और वो डिमांड हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से फुलफिल करने का काम करते हैं. मार्केट में जो कस्टमर होता है, मार्केट में जो हमारे लोग हैं जो किसी चीज़ को खरीदने का काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है. तो उन डिमांड्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से फुलफिल करने का काम करते हैं. तो वो क्या कहता है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसकी सप्लाई क्या हो, प्रॉपरली बनी रहे, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. नॉर्मली कहता है कस्टमर प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर द सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी. कोई भी कस्टमर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को तभी बाई करने का काम करता है, तभी खरीदने का काम करता है जब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करती हो, एंड आर अवेलेबल एट अ रिजनेबल प्राइस. और सेटिस्फाई करने के साथ साथ क्या हो, वो उस प्राइस पे हो. जैसे रिजनेबल प्राइस का सेंस ये होता है वो प्राइस जिसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल आसानी से अफोर्ड कर सके. तो आसानी से अफोर्ड किए जाने वाले प्राइस के ऊपर जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको देता हो, वो उस चीज को बार बार खरीदने के लिए क्या होता है, तैयार होता है. टुडेज कस्टमर इज अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर. आज का जो कस्टमर है वो क्या है, फुल्ली क्वालिटी बेस्ड कस्टमर है. वो जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है वो सोचता है कि क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, और एंड ही एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ फॉर मनी. और वो अपने बजट में उसको सोचता है कि हमको ये चीज मिल रहा है तो अगर इस बजट में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है. देन द क्वालिटी में डिफाइन में डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट. क्वालिटी जो होता है अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर्स गुड्स सच एज अ रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, द क्वालिटी में बी ड्यूरेबल. अगर हम टीवी की बात करें, कार की बात करें, स्कूटर की बात करें, तो कस्टमर ये देखता है कि इसमें फंक्शन हमारे अच्छे हैं, फंक्शन अच्छे होने से सर ये कितना लंबा चलता है, वो कितना ड्यूरेबल है, तो वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. और उसी के हिसाब से वो क्या करता है, चीज़ों को सेटिस्फैक्टरी सेक्शन में रखने का काम करता है कि हाँ ये मुझे सेटिस्फाई पूरी तरीके से कर रही है. इसके साथ साथ क्वालिटी में बी सेटिस्फाइड द फॉर द प्रोडक्ट लाइक pulses, spices, medicines, etc. The quality may not the pretty. नॉर्मली अगर बात करें तो इन सब की क्वालिटी जो होती है वो ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, इनकी अपनी क्वालिटी जो होती है इनकी परफॉर्मेंस की होती है. तो इस तरीके से देखिए तो जो एक कस्टमर बिजनेस में जो एक कस्टमर क्या करता है, किसी चीज़ को खरीदने के लिए कोशिश करता है, वो ये चाहता है कि उसको उस प्रोडक्ट की सप्लाई प्रॉपरली मिलती रहे और एक रीजनेबल प्राइस पे मिलती रहे. ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को जो वो रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को दे रहा है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कराता रहे. अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की अगर बात करते हैं तो ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस की बात करता है जिसमें क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, जिसमें हम प्राइस को कम रखते हैं लेकिन जब मार्केट में बेचते हैं तो उसको ज़्यादा प्राइस पैसे कमाने के चक्कर में बेच देते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम होती है. कहता है एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड्स द ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशंस, होर्डिंग्स, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा. तो नॉर्मली ये क्या करता है, जो अनफेयर ट्रेड होता है या आप कह सकते कि एंटी सोशल ट्रेड होता है, इसमें नॉर्मली ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होल्डिंग हो गया, ओवर चार्जिंग करना, ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम होती है. अक्सर आपने देखा होगा कई बार की शॉर्टेज जब प्रोडक्ट की होने लगती है मार्केट में, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, प्राइस बढ़ा के बेचना शुरू करता है, भले उसकी एमआरपी क्या होती है, कम होती है. मान ली कोई चीज़ 10 रुपए की है तो वो उसको 12 से 15 रुपए तक बेचने के लिए तैयार रहता है, और लोग खरीदते हैं क्योंकि वो शॉर्टेज होता है और रिक्वायरमेंट की इनिशियल चीज़ होती है वो. इसमें आगे भी कहता है जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे होता है कि कहता है कि एक्सग्रेशन इन एडवर्टाइजमेंट
वन अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर हम गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, लोग खरीदते हैं और उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट के लिए जितना पेमेंट हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या एक अनफेयर ट्रेड की वैल्यू को मेंटेन करता है, यानी कि वो भी एक अनफेयर ट्रेड होता है। नॉर्मली अगर इसके साथ नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस, विद दीज प्रैक्टिसेस a businessman will not only lose his reputation but it is punishable under the law। और लेकिन अगर ऐसा कोई बिजनेसमैन करता है, इस तरह की प्रैक्टिसेस को करता है, एंटी सोशल ट्रेडिंग को मेंटेन करता है या अनफेयर ट्रेड को मेंटेन करता है, तो आज के टाइम में सोसाइटी उसको निगलेक्ट ही नहीं करती, साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं उसको फोकस रखते हुए वो व्यक्ति क्या होता है जो इस तरह की चीज़ों को करता है वो फुल्ली पनिशेबल होता है। बाकी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो सोसाइटी में रहने और लिविंग को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे हमने देखा कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकती है, एंटी अनफेयर ट्रेड पॉलिसी को भी अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो रिजनेबल प्राइस पे लोगों तक पहुंचाने का काम करे, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करती है। नॉर्मली होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। हर एक सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन काम उनके पास नहीं है। तो द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प द ओवरकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अगर देखें बिजनेसमैन क्या कर सकता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके। अब हम बात करते हैं सोशल सर्विस और द कम्युनिटी सर्विसेज की अगर बात करें तो द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट of the community services such as are running the charitable dispensaries। अगर देखें तो आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं, यानी कि बहुत सारा अमाउंट वो क्या करते हैं, डोनेशन के रूप में देते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे लाइन में कहा है कि लार्ज बिजनेस हाउसेज, जो बड़े बिजनेस मैन होते हैं, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अंडरटेक द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज। वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती है उसमें वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं, जैसे सच एज आर रनिंग द चैरिटेबल डिस्पेंसरीज। तो कई बार क्या होता है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह या डिस्पेंसरीज वगैरह रन करने का काम करते हैं, स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। यहाँ भी कहते हैं बिग कंपनीज कैन हेल्प in social services program run by the NGOs and the government organization by contributing the large amount of fund in form of donation and charity। तो हमारी जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कई बार क्या करती हैं, तो हमारे बिजनेस, हमारी कंट्री के अंदर जो ऐसे NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जो सोशल डेवलपमेंट के फुल्ली फोकस होता है या सोशल डेवलपमेंट को लेके बनाया जा रहा होता है, तो उस पे भी वो क्या करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारा अमाउंट एज अ चैरिटी, एज अ डोनेशन क्या करती हैं, डोनेट करके गवर्नमेंट की हेल्प करने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। देखिए आज के टाइम में अगर देखें तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन के आता है पॉल्यूशन। अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही है क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे वाटर लीकेज ज़्यादा होते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं, या फिर एयर पॉल्यूशन होता है। नॉर्मली अगर देखें कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वो पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। दीज इंडस्ट्रीज थ्रू और द ड्रेन देयर वेस्टेज इन लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री जो हमारे अपने इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है, जो भी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, जो वाटर वेस्टेज होते हैं उनको, या केमिकल बेस्ड जो वेस्टेज होते हैं उनको वो ड्रेन में या फिर रिवर्स में क्या करते हैं, थ्रो आउट करने का काम करते हैं, बहाने का काम करते हैं, विच पोल्यूट द वाटर, जो क्या करता है वाटर को पोल्यूट करने का काम करता है। द स्मोक कमिंग्स आउट द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट। और इसके साथ साथ देखा आपने कि बहुत सारी चिमनीज होती हैं
जो इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करनी पड़ती हैं, तो उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो स्मोक होता है, वो भी क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन को कम से कम किया जाए, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए। ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं अब सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हमारा ह्यूमन और द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस को लेके एक या बिजनेस में एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो क्या होता है, कहता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है। और ये कहता है एम्प्लॉयज़ आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू एक्सेस द इन बिजनेस। आज के टाइम में अगर किसी बिजनेस की बात करें तो उसमें एम्प्लॉय सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसको साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट वे में नहीं कर पाता और ना ही वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाता। लेकिन अगर वो सही रहता है, वो अगर सही तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर पाता है, वो हेल्थ रहे उसकी अच्छी होती है, उसको मिलने वाले रिबेट्स अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, द कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सक्सेस इन द बिजनेस। वो क्या करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है कि बिजनेस को सक्सेस कराया जाए। टू get the maximum from employees and to keep the employees motivated। तो इसके लिए क्या करना होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना होता है। द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को वो केयर करे, अपने एम्प्लॉयज की देखभाल करे। उस पर कैसे वो देखभाल कर सकता है, तो प्रोवाइडिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, उन एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड कर सके, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे सके। दूसरी चीज पेमेंट फॉर द कम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, उनको जो मिल रहा है वो ऐसा हो कि कम्पिटेटिव, वो पूरी तरीके से, जैसे अगर ये मान लीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज़्यादा अमाउंट दे रही है और दूसरा कम दे रहा है, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन तो होता है। तो जैसे ही मौका मिलता है, जो कम दे रहे हैं उनके से जो एम्प्लॉय होती है वो बड़े वाले बिजनेस की तरफ जो ज़्यादा मिल रहा है वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो इससे जो होता है, जो टाइम हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे ने दिया होता है, जो सीखा होता है, फिर नए बंदे को सिखाना पड़ता है और उसका जो लॉस होता है वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, जिसका बंदा छोड़ के उसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, पेमेंट ऑफ कम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देना चाहिए। उसको जो पेमेंट देना चाहिए पूरी तरीके से कम्पिटेटिव और सेटिस्फैक्ट्री देना चाहिए। द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ा अच्छा बोला है कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए नॉर्मली अगर देखें तो इस बात को आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ऐसा करती हैं, उन्होंने क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय को काम पे रखने से पहले उसको ट्रेंड कर देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग देने पे क्या होता है कि जो बंदा कम जानता है या जो बंदा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, सीख लेता है, तो उसका खुद का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वो उसका क्या कहता है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बाय इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग और टू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करके। पीर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ बाय इंकरेजिंग द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड द प्रैक्टिसिंग द डिसीजन मेकिंग। देखिए कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ओपिनियंस लेती हैं अपने एम्प्लॉय से कि भाई हम ये काम करने जाते हैं, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई एप्रिसिएशन होता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को पीर रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए, उसके सहयोगियों के माध्यम से, उसके सहयोगियों के बीच में उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बेनिफिट्स देना चाहिए, उसको प्रमोशन देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कंपनी के बाकी एम्प्लॉय होते हैं वो थोड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं और मोटिवेटेड होने के सिचुएशन में क्या करते हैं, वो कंपनी के लिए बहुत ही फेथफुल रहते हैं और बड़े ही जी जान से बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उससे लोगों के बीच में भी लगता है कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट रेम्यूनरेशन। प्रोवाइडिंग द special benefits such as house facilities, medical facilities, free education for children। तो अगर देखें तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में आज क्या करती हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दिलाती हैं। इवन जो हाउस फैसिलिटीज़ होता है वो उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, जब ये जो बेसिक नीड्स हैं कंपनियां पूरी कर देती हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी के लिए बहुत लॉयल हो जाता है और बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का काम करता है। आगे अगर अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर लें तो मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो पहले मैंने बताया सर्वाइवल के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है।
प्रॉफिट को मेंटेन करता है, तो उसके आने वाली जो प्रॉब्लम्स है फ्यूचर में उसको सॉल्व कर सकता है, खासतौर से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, और बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो आपको पहले बताया गया कि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो डिज़ायर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उसकी सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है जो लोगों को फेस करता है, जिसपे ज़्यादा लोगों को चार्ज पे करना पड़ता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी ये अपने ऑब्जेक्टिव में रखता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको नहीं करने देना चाहिए या उस तरह की चीज़ों को करने से बचाने का काम करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जब लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। कम्युनिटीज सर्विसेज की अगर बात करता है तो नॉर्मली अगर देखें तो सोसाइटी में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एनजीओज वर्क करते हैं और बड़े एक कहते हैं कि मैसिव टाइम के बीच में होता है, तो वो सिचुएशन में वो क्या करता है, उनको फंड डोनेट करके भी क्या करता है, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम करता है सोसाइटी के लिए। अवॉइडेंस ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को अवॉइड करने का काम करता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कम से कम पॉल्यूशन को मेंटेन करे, तो उसको पॉल्यूशन को अवॉइड करने का भी काम करता है। इंडिविजुअली देखें तो गुड वर्किंग कंडीशन अपने एम्प्लॉय के लिए रखता है कि एम्प्लॉय के पास अगर अच्छा वर्किंग कंडीशन होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऑफिस में जहाँ पे सिस्टम पे वर्क होता है, कंप्यूटर पे वर्क होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस पूरी ऑफिस को ही फुल्ली एसी मतलब एयर कंडीशनर बनाते हैं। एयर कंडीशन होने की वजह से सिचुएशन में क्या होता है कि गर्मी बहुत हो तो वहाँ पे भी उन लोगों को गर्मी महसूस होती है और वो अच्छे से काम कर पाते हैं। कम्पिटेटिव सैलरी होती है, यानी कि उनको जो उनका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से सैलरी देना, साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ, उनका पर्सनल ग्रोथ कराना और रिपीट रिकॉग्निशन का सम्मान करना, और साथ ही साथ स्पेशल बेनिफिट्स उनके जैसे एजुकेशन वगैरह को लेके, उनके हेल्थ को लेके तमाम तरह की जो बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। सो इन दिस वीडियो जस्ट ओके, थैंक यू।